पिछले क्लास में प्लाज्मा मेम्ब्रेन खत्म हो गया था ना। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसका स्ट्रक्चर, उसका मॉडल और उसका फंक्शन, है ना। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का हमने समाप्त कर चुका था। अब कुछ देखते हैं टाइप्स ऑफ मेम्ब्रेन, है ना। टाइप्स ऑफ मेम्ब्रेन कितने प्रकार के होते हैं और उनका गुण क्या क्या होता है। तो आज का हेडिंग होगा टाइप्स ऑफ मेम्ब्रेन। तो देखा गया है कि मेम्ब्रेन जो होते हैं वह 3 प्रकार के देखे गए हैं, है ना। मेम्ब्रेन को ये जो टाइप होता है वह मेम्ब्रेन में जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट होता है वो कैसे पार्ट होता है। जैसे आप लोग केमिस्ट्री में एक चीज पढ़ोगे, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन मतलब होता है घोल, ठीक है। ये जो सॉल्यूशन होता है वो 2 चीजों से बना होता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। ये जो सॉल्यूट होता है ये सॉलिड पार्टिकल होता है, जैसे आप चीनी मान सकते हो, नमक मान सकते हो। उसके अलावा सॉल्वेंट ज्यादातर किसको माना जाता है, वाटर को। किसको माना जाता है, वाटर, पानी को माना जाता है। तो इसको कहा जाता है सॉल्यूशन। आपको पहले बताएं कि हमारा जो सेल होता है इसके अंदर जो भी चीजें हैं वो किस फॉर्म में पाए जाते हैं, सॉल्यूशन के फॉर्म में। किस फॉर्म में, सॉल्यूशन के फॉर्म में, जो कि पानी में घुलनशील रहती है। तो सॉल्यूशन है तो इसमें 2 चीजें होंगी, सॉल्यूट और दूसरा क्या होता है, सॉल्वेंट होता है। तो इसी को पास करने के लिए मेम्ब्रेन 3 प्रकार से होते हैं। पहला जो मेम्ब्रेन होता है उसे कहा जाता है परमिएबल मेम्ब्रेन। परमिएबल मेम्ब्रेन। परमिएबल मेम्ब्रेन मतलब क्या होता है, वैसा मेम्ब्रेन जो सॉलिड को भी और सॉल्वेंट को भी, दोनों को अगर पास आउट होने दे, मतलब आने जाने दे, उसको क्या बोलते हैं, परमिएबल मेम्ब्रेन। तो परमिएबल मेम्ब्रेन का परिभाषा क्या हो जाएगा, द मेम्ब्रेन व्हिच अलाउ, क्या करेगा, जो अलाउ करे, द मेम्ब्रेन व्हिच अलाउ बोथ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट आर परमिएबल मेम्ब्रेन। इसका एग्जाम्पल आपको याद रखना है। परमिएबल मेम्ब्रेन का जो एग्जाम्पल होता है वो होता है सेल वॉल। याद है ना, सेल वॉल में हमने लिखा था सेल वॉल परमिएबल होता है। कैसा होता है, परमिएबल। ये हमारे माँ जैसी होती है, मतलब ये सभी चीज को आने जाने दे, है ना। तो सब कुछ को सेल वॉल, कोशिका भित्ति आने देती है, इसलिए परमेबल मेम्ब्रेन है। ये किसी चीज को रोकती नहीं है। हाँ, रोक किस चीज को सकते हैं, इन्फेक्शन को। किसको, बैक्टीरिया को, वायरस को, उसको सबको ही रोकता है, कोई भी, है ना, सेल वॉल। दूसरा जो मेम्ब्रेन होता है वो होता है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी मतलब क्या होता है, आधा। क्या होता है, आधा। ये क्या करती है, ये ऐसे मेम्ब्रेन होती हैं जो सॉल्यूट को पास होने से रोक देती है बट सॉल्वेंट को पास होने देती है। तो इस तरह का जो मेम्ब्रेन होता है उसको कहा जाता है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं इसको, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो इसका परिभाषा क्या हो जाएगा, द मेम्ब्रेन which allow solvent but not solute are semi permeable membrane। ठीक है। इसका जो एग्जाम्पल है वह
हमारे सेल में तो नहीं पाया जाता, हमारे कोशिकाओं में नहीं पाया जाता, बट बाहर में पाए जाते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल, एक बहुत ही प्यारा सा एग्जाम्पल है सेलोफेन। क्या उदाहरण है? सेलोफेन। उसके बाद एक मेम्ब्रेन का हो सकता है आपने नाम सुना होगा, जिसका नाम है पर्चमेंट मेम्ब्रेन। क्या नाम है? सुने हो कभी? नहीं सुने, कोई बात नहीं। वो कभी कभी सीबीएसई वगैरह स्कूल में इन सब मेम्ब्रेन का मतलब प्रैक्टिकल वगैरह कराया जाता है। नहीं देखो कोई बात नहीं है, देखना भी नहीं है, मेडिकल कॉलेज में ये सब नहीं देखना है। सेलोफेन इसको देखना है, इसके बारे में थोड़ा बताते हैं। ये है पर्चमेंट मेम्ब्रेन। आप लोगों ने सुना होगा कि जैसे समुद्र है, समुद्र का पानी कैसा होता है? नमकीन होता है, मतलब उस जल में नमक होता है, ठीक है। तो वो जो नमक समुद्री जल है उसमें सॉल्ट है प्लस वाटर है, तो इसको भी छान करके शुद्ध वाटर बनाया जाता है, बनाया जाता है। तो इसको पता है कैसे किया जाता है? एक्चुअली में एक प्लांट होता है, उस प्लांट में हम लोग सॉल्ट वाटर को डालते हैं। जो समुद्र का जल है उसको क्या बोलते हैं? मेराइन वाटर। मेराइन मतलब क्या होता है? क्या होता है? समुद्र। पटना में भी समुद्र है ना जी? नहीं है? मेरिन ड्राइव है ना? गंगा जी है, लेकिन उसको बोलते क्या है? मेरिन ड्राइव। तो मेरिन तो नहीं है, खाली गंगा का किनारा है, लेकिन हम लोग बोल देते हैं बोलचाल की भाषा में। हमने बहुत बार देखा है कि बहुत सारे मुंबई या गोवा वाले स्टूडेंट जो होते हैं वो कमेंट करते हैं कि मेराइन कहाँ से आ गया बिहार में। सही बात है, लेकिन चलो हम लोग उसको मान लेते हैं। तो इसमें क्या होता है? इसमें देखो, इसमें मेम्ब्रेन लगी रहती है, पंचमेंट मेम्ब्रेन। अब इसके पास जाओगे, इससे भी इस पानी को गुजारोगे तो क्या होगा? सॉल्ट प्लस वाटर दोनों जाएगा या खाली वाटर जाएगा? मेराइन वाटर किससे बना हुआ है? सॉल्ट प्लस वाटर। तो यहां से क्या जाएगा छन करके? वाटर ही जाएगा। सॉल्ट किधर रह गया? तो फिर हमारा शुद्ध वाटर बच गया ना, फ्रेश वाटर बन गया। उसके अलावा इसका भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप लोग जैसे किडनी किसी का फेल्योर हो जाता है ना, किडनी खराब हो जाता है, तो उस आदमी के खून में यूरिया बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, उसके ब्लड में यूरिया बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो यूरिया को छानने के लिए एक डायलाइसिस मशीन होता है। क्या होता है? डायलाइसिस किया जाता है डायलाइजर मशीन में। तो इसमें भी वही कहानी होता है। इसमें सेलोफेन होता है, इस तरह से मेम्ब्रेन होता है यहाँ पे। इस आदमी का हाथ होता है इधर, और इसके हाथ से हम लोग ब्लड को कहाँ ले जाते हैं? इसके अंदर में, ठीक है। तो इस व्यक्ति के ब्लड में क्या होगा? ब्लड प्लस यूरिया, क्योंकि किडनी खराब होने के बाद यूरिया बढ़ जाता है शरीर में। क्या हो जाता है? किडनी खराब होने के बाद क्या होता है? यूरिया बढ़ जाता है बॉडी में। तो यहां पे ध्यान दो, अब क्या होगा? इधर से ये जो छनेगा, इधर से ये जो छनेगा, इधर क्या छनेगा ये बताओ? ब्लड या यूरिया? यूरिया छनेगा। यूरिया क्या है? सॉल्यूट है। क्या है? अब ब्लड क्या है? सॉल्वेंट। तो ये सेलोफेन है। ये क्या है? सेलोफेन है। तो यह किसको छानेगा? ब्लड को। किसको छानेगा? यूरिया इधर रह गया, रह गया ना। अब इस ब्लड को फिर से इस पेशेंट के हाथ में डाल दिया जाता है। इस ब्लड को उस पेशेंट के हाथ में। अभी तुम लोग पढ़ो, कुछ दिन हो जाएगा ना, तो फिर आप लोग को हॉस्पिटल वगैरह मन होगा कभी कभी ले जाएंगे। बहुत सारा बच्चा बोलता है सर हॉस्पिटल ले चलिए, हम लोग भी कुछ कुछ देखेंगे, है ना। ले चलेंगे आप लोग को भी, ठीक है। तो यहां क्या हो गया? यूरिया छन गया। तो ये है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या करते हैं? या सॉल्वेंट को अलाउ करते हैं बट सॉलिड को अलाउ नहीं करते हैं। तो इससे हमें दो फायदा होता है। एक तो
यूरिया पेशेंट में, किडनी फेलियर में, और दूसरा बात समुद्र के पानी को शुद्ध करने में। ये दो चीजों में इस मेम्ब्रेन का बहुत ज्यादा यूज होता है। क्लियर है? अब तीसरा जो होता है मेम्ब्रेन, उस मेम्ब्रेन का नाम क्या है भाई? तीसरा जो मेम्ब्रेन होता है उस मेम्ब्रेन का नाम है सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन। सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन। देखो सेलेक्टिव मतलब क्या होता है? सेलेक्ट करना, ठीक है। ये ऐसा मेम्ब्रेन है जो सॉल्वेंट को पास होने दे। किसको पास होने दे? सॉल्वेंट को पास होने दे, बट सॉल्यूट को, उसी सॉल्यूट को पास होने देगा जिसको इसने सेलेक्ट किया है। समझ रहे हो? इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन, जो कि हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है? सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन। तो इसका डिफिनेशन क्या हो जाएगा? the membrane which allow solvent but selected solute, लेकिन किसको अलाउ करता है? सेलेक्टेड सॉल्यूट। सभी सॉल्यूट को नहीं करेगा, जिसको ये सेलेक्ट करेगा उसी को सेल के अंदर आने जाने देगा। तो इसी को कहा जाता है और सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है? इसका एग्जांपल आपका फेवरेट प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो ये थोड़ा सा टॉपिक बचा हुआ था हमारा मेम्ब्रेन, टाइप्स ऑफ मेम्ब्रेन में, है ना। तो हमारा जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वह सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन होता है। ठीक है? इसका एक और चीज हम आप थोड़ा सा बता देते हैं मेडिसिन में, है ना। जैसे ये मान लो सेल है, हम लोग जैसे हम लोग का तबीयत खराब होता है तो डॉक्टर हमें 4-5 तरह का मेडिसिन लिखता है। तो आखिर 4-5 तरह का मेडिसिन एडजस्ट कैसे होता है? जैसे लीवर इन्फेक्शन हो गया, लीवर इन्फेक्शन होता है तो हम लोग लीवर 52 देते हैं। लीवर इन्फेक्शन के कारण हमारे शरीर में फीवर आ सकता है तो फीवर का अलग देते हैं, पैरासीटामोल देते हैं। तो सबके लिए अलग अलग देते हैं। उसके बाद लीवर इन्फेक्शन के कारण आपके बॉडी में अगर इम्यून कम हो गया, मतलब आपके शरीर में वीकनेस आ गई, तो उसके लिए अलग दवा देते हैं। ठीक है? विटामिन वगैरह। तो एक्चुअली में देखो, जैसे मान लो ये लीवर का सेल है, तो लीवर का सेल क्या करेगी? वो जो दवा बनाया जाता है उसका रिसेप्टर जो होता है वह कोशिकाओं में होता है। जो भी दवा खाते हो, जैसे लीवर की दवा खा रहे हो, तो वो जो दवा है उसका रिसेप्टर आपके लीवर में होगा। रिसेप्टर मतलब होता है रिसेप्शनिस्ट, जो उसको पहचानता हो। रिसेप्टर समझते हो? रिसेप्शनिस्ट जो उसको रिसेप्ट करता है, पहचानता है। तो वो दवा यहाँ पे आएगी, यहाँ पर कुछ विशेष रिसेप्टर होंगे और ये रिसेप्टर इसको रिकॉग्नाइज करेगा, फिर ये अंदर आएगा। अब मान लो आपने किडनी की मेडिसिन दी, क्या वो किडनी के पास नहीं जाएगा? मेडिसिन जाएगा, एब्जॉर्ब होगा, ब्लड में जाएगा, वो तो सभी जगह घूमेगा। लेकिन किडनी पे काम कैसे करेगा? एक्चुअली में ये जो मेडिसिन यहाँ पे आया, इसका रिसेप्टर किडनी के पास होगा। अब जैसे ये लीवर के पास आएगा, इसका रिसेप्टर नहीं है तो ये इसको एब्जॉर्ब नहीं करेगी। फिर ब्लड के द्वारा कहाँ चले जाएगी? घूमते घूमते किडनी के पास जाएगी ही। किडनी के पास जाएगी तो यहाँ रिसेप्टर होगा और ये मेडिसिन वर्क करेगा। ऐसे ही काम किया जाता है। तो सारा का सारा किसका खेल है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। किसका खेल है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। वही सब कुछ रिसेप्ट करती है, सब कुछ करती है। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं, अगला जो है हमारा साइटोप्लाज्मा। देखो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया। ये सेल है, सेल का जो बाउंड्री होता है उसको क्या बोलते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। पढ़ चुके हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के चारों तरफ जो मोटा सा कवरिंग होता है उसको बोलते हैं सेल वॉल। क्या बोलते हैं? सेल वॉल।
अब सेल के अंदर हम लोग आते हैं, तो सेल के अंदर जो भी मटेरियल होते हैं उसको क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्मा। क्या बोलते हैं भाई? साइटोप्लाज्मा बोलते हैं। ठीक है। सेल के अंदर आपको बताया था एक विशेष प्रकार का स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग कहते हैं न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं इसको? न्यूक्लियस कहा जाता है। तो न्यूक्लियस और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में जो भी डिस्टेंस है, जो भी चीजें हैं, वो सभी के सभी साइटोप्लाज्मा के अंतर्गत आते हैं। तो साइटोप्लाज्मा आपसे पूछा जाएगा कहां से कहां तक होता है, तो बोल दोगे आप न्यूक्लियस और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में जो भी जगह है वो क्या हो गया? साइटोप्लाज्मा। तो साइटोप्लाज्मा क्या हो जाएगा, इसके बारे में क्या लिखेंगे? द स्पेस बिटवीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस is known as साइटोप्लाज्मा। नाम पहले ही बता चुके हैं। साइटो मतलब क्या होता है भाई? सेल। साइटो मतलब सेल या कोशिका। और प्लाज्मा क्या होता है? जीवित पदार्थ। प्लाज्मा मतलब क्या होता है? लिविंग मैटर। प्लाज्मा मतलब लिविंग मैटर। सेल के अंदर लिविंग मैटर जो भी है, सबस्टांस, तो इसको बोला जाता है साइटोप्लाज्मा। अब दूसरी बात, आपको हमने जब फिगर बनाया था सेल का, अगर हमने फिगर बनाया था तो सेल के अंदर में बहुत तरह, साइटोप्लाज्मा में बहुत सारे स्ट्रक्चर थे, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, है ना, क्लोरोप्लास्ट, गोल्जी बॉडी, है ना, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इस तरह से बहुत सारे स्ट्रक्चर बनाए थे, लाइसोसोम, राइबोसोम। तो साइटोप्लाज्मा के अंदर में बहुत सारे सेल ऑर्गेनली पाए जाते हैं। सेल ऑर्गेनी माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, क्लोरोप्लास्ट, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, लाइसोसोम, माइक्रोबॉडी, ये सारी चीजें पाए जाते हैं। तो उन सब के बारे में अलग अलग डिटेल में पढ़ना है। क्या पढ़ना है? उन सब के बारे में अलग अलग डिटेल में पढ़ना है। तो साइटोप्लाज्मा में क्या क्या इंक्लूड है भाई? तो क्या लिखेंगे? साइटोप्लाज्मा इंक्लूड्स, है ना, इंक्लूड्स फॉलोइंग सेल ऑर्गेनली। ऑर्गेनली मतलब क्या होता है? क्या होता है इसका मतलब? इन पूरे का मतलब होता है कोशिकांग। क्या होता है भाई? कोशिकांग। ठीक है। तो कौन कौन सा सेल ऑर्गेनली होता है? माइटोकॉन्ड्रिया, सबका नाम? क्लोरोप्लास्ट, गोल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, राइबोसोम, माइक्रोबॉडीज, है ना, माइक्रोबॉडीज, 8 सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम का जो पार्ट होता है उसी को क्या बोलते हैं? सेंट्रियोल। ठीक है। तो ये सारे चीजें, है ना। वैक्यूल जो आपको लिखा था ना, वो सेल ऑर्गेनली नहीं है, वो एक तरह का गटर है, उसको भी पढ़ना है लेकिन अलग से। तो ये जो 8 चीजें लिखा है ये सब क्या है? सेल ऑर्गेनली है ना, इसको याद रखना है। अब हम लोग एक एक करके सबको डील करना है ना। सब एक एक क्लास में डील होगा, है ना, बहुत बड़ा बड़ा होता है ये सब।
पहला है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया। सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया का बहुत सारा अदर नेम है ना। माइटोकॉन्ड्रिया को, माइटोकॉन्ड्रिया सेल का ऊर्जा कहा जाता है ना। सेल का ऊर्जा गृह कहा जाता है, मतलब सेल का ये क्या है, पावर हाउस है। ठीक है। सेल कोशिकाओं के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया का काम होता है, इसका काम होता है ऊर्जा उत्पन्न करना, एनर्जी। क्या उत्पन्न करना, एनर्जी। ठीक है। तो सेल के अंदर जो भी एनर्जी उत्पन्न होगा, जो भी ऊर्जा उत्पन्न होगा, वह कौन करता है, माइटोकॉन्ड्रिया, है ना। ऊर्जा का निर्माण हमारे शरीर में श्वसन के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, श्वसन के द्वारा, जिसको हम लोग रिस्पिरेशन कहते हैं। जिसको क्या बोलते हैं, हम हिंदी भी बोलेंगे, इंग्लिश भी बोलेंगे। उसका कारण सीबीएसई भी है और बिहार बोर्ड भी है। ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया, इसका मेन काम क्या होता है भाई, एनर्जी को उत्पन्न करना। ठीक है। श्वसन में यह इन्वॉल्व होता है। तो इसी के कारण माइटोकॉन्ड्रिया का कई नेम है। सबसे पहली बात, माइटोकॉन्ड्रिया को सेल का पावर हाउस कहा जाता है। क्या बोला जाता है, सेल का पावर हाउस, है ना। पावर हाउस मतलब होता है जो ऊर्जा उत्पन्न करे। तो पहला पॉइंट क्या लिखेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया को हमेशा एमटी लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है, एमटी। माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ सेल, पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है। ठीक है। उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है, एनर्जी का। और यह एनर्जी हमारे सेल्स में एटीपी के फॉर्म में मौजूद होती है। किस फॉर्म में, एटीपी। इसको कहा जाता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या कहा जाता है, ये एक्चुअली में यह एक ऐसा मॉलिक्यूल होता है जिसके अंदर एनर्जी होती है ना, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट जो होता है, इसमें एडेनिन होता है और 3 फास्फोरस का बॉन्ड होता है यहां पर। ठीक है। तो जब एनर्जी की आवश्यकता होती है कोशिकाओं को, तो इस बॉन्ड को तोड़ दिया जाता है। क्या किया जाता है, इस बॉन्ड को तोड़ दिया जाता है। जैसे इसको तोड़ोगे ऊर्जा उत्पन्न होगा, फिर इसको तोड़ोगे ऊर्जा उत्पन्न करेगा, फिर इसको तोड़ोगे ऊर्जा, बहुत सारा ऊर्जा। तो ऊर्जा जो होती है किस रूप में संचित होती है, एटीपी। जैसे हम लोग भगवान को मानते हैं ना, तो भगवान को हम लोग कहाँ मानते हैं, हम लोग जैसे मूर्ति बैठाते हैं ना, तो हम लोग वहां पर स्थापित कर देते हैं। क्या करते हैं, स्थापित करते हैं। तो उसी तरह एटीपी क्या है, मूर्ति है, और ऊर्जा क्या है, भगवान हो गए। तो इस रूप में यह प्रेजेंट होता है। एटीपी को एनर्जी करेंसी भी कहा जाता है, सिक्का, ऊर्जा का सिक्का भी कहते हैं, है ना। तो एटीपी होता है। तो दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया प्रोड्यूसेस एनर्जी इन फॉर्म ऑफ एटीपी, इन फॉर्म ऑफ एटीपी। इसका फुल फॉर्म एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है। तीसरी बात,
माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी का हजारों लाखों सिक्का बनाता है, बहुत ज्यादा संख्या में एटीपी का निर्माण करती है, इसीलिए इसको एटीपी मिल कहा जाता है। मिल समझते हो? मिल मतलब फैक्ट्री, मिल मतलब बोलते हैं ना चावल का मिल, गेहूं का मिल, चूड़ा का मिल, सुने हो? तो इसको इतना एटीपी बनाता है, इसीलिए इसको एटीपी मिल कहते हैं। तो क्या लिखेंगे थर्ड पॉइंट, माइटोकॉन्ड्रिया ऑल्सो कॉल्ड एटीपी मिल। इसको समझ गए? अच्छा, पावर हाउस जो होता है, पावर हाउस में या तो बिजली बनती है या फिर वहां पर अग्नि का निर्माण है ना, फायर का निर्माण किया जाता है। ये किया जाता है पावर हाउस में, या तो बिजली बनती है या फिर अग्नि का निर्माण होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया को सेल फर्नेस भी कहा जाता है। क्या बोला जाता है? सेल फर्नेस। फर्नेस मतलब होता है भट्टी, आग का भट्टी। चूंकि ऊर्जा उत्पन्न कर रहा है, ऊर्जा एक प्रकार का क्या है? आग है, हीट है। एनर्जी इज ए फॉर्म ऑफ हीट, या हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, वर्क इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, है ना? टेम्परेचर इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो क्या लिखेंगे? माइटोकॉन्ड्रिया ऑल्सो कॉल्ड सेल फर्नेस। फर्नेस मतलब होता है भट्टी, सेल फर्नेस इसको कहा जाता है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सभी एक ही जैसा पॉइंट है। सभी क्या है? एक ही जैसा पॉइंट है, लेकिन सब अलग अलग लाइन में लिखा था। इसके बाद देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, धीरे धीरे पढ़ेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया को सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया ऑल्सो कॉल्ड सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनली। अब देखो इसका मतलब समझो जरा आप लोग। सेमी मतलब क्या होता है भाई? सेमी मतलब आधा। क्या होता है? ऑटो मतलब क्या होता है? जो स्वतः चले, जैसे ऑटो रिक्शा खुद से चलता है, तो यह स्वतः चलने वाला है ना? ऑटोनोमस मतलब होता है स्वतः, सेल ऑर्गेनल। देखो इसको कैसे समझोगे हम? आधा चलित सेल ऑर्गेनल है। जैसे आप अभी पटना में रह रहे हो, तो अभी आप अपने फादर से जो मनी लेते हो, मान लो 6,000 लेते हो। क्या लेते हो? तो आप अभी अपने फादर पर कंप्लीटली डिपेंड हो। क्या हो? कंप्लीटली डिपेंड हो। लेकिन किसी कारणवश आप 3,000 कहीं से अर्न कर रहे हो। क्या कर रहे हो भाई? अर्न कर रहे हो, और 3,000 ही फादर से ले रहे हो। तो यहां पर क्या हो गया? सेमी ऑटोनोमस हो गए। क्या हो गए? मतलब आधा खुद काम कर रहे हो, आधा कहीं और से ले रहे हो। ठीक है, इस कंसेप्ट को समझे? अब माइटोकॉन्ड्रिया को क्यों बोल रहे हैं? इसका मतलब ये आधा काम कर रहा है, आधा सेल पे डिपेंड कर रहा है। देखिए जरा, ये सेल है, ये है माइटोकॉन्ड्रिया। आखिर माइटोकॉन्ड्रिया सेल के अंदर ही है ना। जितना भी इसको जरूरत होता है वो कौन देता है भाई? सेल देता है। तो यह सेल से आधा मटेरियल ही लेता है और आधा चीज यह अपने से निर्माण करता है। आधा क्या करता है? सेल से लेता है, और आधा खुद से निर्माण करता है, इसीलिए इसको सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल। अब क्वेश्चन ये आता है, आधा क्या करता है? आधा क्या लेता है, आधा क्या करता है? तो समझना जरा, हमारे कोशिकाओं में कोई भी सेल ऑर्गेनली है, अगर वह उसके पास खुद का डीएनए हो, क्या हो? खुद का डीएनए हो, तो यह अपना खुद का प्रोटीन बना सकता है। किसी भी सेल ऑर्गेनली के पास खुद का डीएनए है तो वह सेमी ऑटोनोमस होता है, क्योंकि जिसके पास डीएनए उसके पास सब कुछ। हम लोग बोलते हैं जिसके पास पैसा उसके पास सब कुछ।
भाड़े पे मम्मी पापा सब कुछ आ सकते हैं। वही चीज यहां पर भी है। तो अगर सेल ऑर्गेनेली में देखा जाए तो इसमें माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट दोनों के पास अपना डीएनए होता है, दोनों के पास अपना डीएनए होता है, इसलिए दोनों क्या होते हैं, सेमी ऑटोनोमस। क्या होते हैं, सेमी ऑटोनोमस। डीएनए मतलब सब कुछ। क्लियर, क्लियर, समझ गए ना आप? अरे समझ गए? कोई पूछेगा तो क्या बताओगे? कोई पूछेगा तो क्या बताओगे? सेमी ऑटोनोमस क्यों बोलते हैं? खुद का डीएनए होता है। और थोड़ा डीप पूछ दे, डीएनए है तो क्या फायदा है उसे? क्या बोलोगे? अपना प्रोटीन बना सकता है। आपने प्रोटीन बना लिया, सब कुछ है सेल के अंदर। इस चीज को आप लोग ध्यान में रखोगे। ये चीज आपको वहां भी लिखाएंगे, क्लोरोप्लास्ट में भी। अब देखो, माइटोकॉन्ड्रिया आधा काम खुद कर रहा है भाई, ठीक है? तो आधा काम खुद कर रहा है, इसका मतलब ऐसा लग रहा है ना कि जैसे लग रहा है कि कोई सेल के अंदर कोई सेल है। मतलब ये सेल के इतना लगभग काम कर रहा है, तो ऐसा इसलिए कह सकते हैं ना सेल के अंदर सेल है। जैसे आप लोग को एक उदाहरण देते हैं, जैसे हमारे इंडिया में इंडिया है ना, इंडिया है। चलो ये उदाहरण नहीं देंगे, थोड़ा गड़बड़ उदाहरण हो जाता है। जैसे मान लो इंडिया है, चलो दूसरा उदाहरण देंगे इंडिया में। जैसे कोई इंडिया है, हाँ मानते हैं, मान लो इंडिया में कोई ऐसा जगह हो जाए जो पाकिस्तान के बराबर हो जाए, ठीक है? ठीक है, तो क्या बोलोगे? कहां गया जी? बराबर हो जाए तो क्या बोलोगे? लग रहा इंडिया में भी एक पाकिस्तान हो गया है ना? तो वही चीज यहां पर है। तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है सेल विद इन सेल। क्या बोलते हैं? ऐसा लगता है सेल के अंदर कोई सेल है। क्या लगता है? सेल के अंदर सेल है। तो अगला पॉइंट क्या होगा? माइटोकॉन्ड्रिया ऑल्सो कॉल्ड सेल विद इन सेल, सेल विद इन सेल। अब एक और बात आपको बोल रहे हैं, आप लोग बैक्टीरिया का नाम सुने हैं? जिसे हम लोगों के शरीर में क्या होता है? डिजीज होता है, रोग होता है। तो बैक्टीरिया का जो स्ट्रक्चर होता है, सेम टू सेम स्ट्रक्चर माइटोकॉन्ड्रिया का है। ठीक है? और बैक्टीरिया जो होती है वो क्या होती है? प्रोकैरियोट। क्या होती है? प्रोकैरियोट। प्रोकैरियोट मतलब जिसके पास न्यूक्लियस नहीं होता है लगभग, है ना, प्रिमिटिव टाइप का होता है। और हमारा जो सेल होता है वो क्या होता है? यूकैरियोट। क्या होता है भाई? यूकैरियोट। तो माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर बैक्टीरिया से मिलता है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है प्रोकैरियोट इनसाइड यूकैरियोट। पहले इस पॉइंट को लिख देते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया लुक्स लाइक प्रोकैरियोट इन यूकैरियोट। लुक्स लाइक क्या हो रहा है? प्रोकैरियोट इन यूकैरियोट, है ना? प्रोकैरियोट इक्वल टू किसको बोला जाता है भाई? बैक्टीरिया। कैसा दिखता है यार? स्ट्रक्चर इसका कैसा है? बैक्टीरिया जैसा, है ना? इन यूकैरियोट, यूकैरियोट कोशिकाओं को कहा जाता है। किसको बोला जाता है? हमारी कोशिकाओं को यूकैरियोट कहा जाता है ना? तो वही चीज हो गया, ये इंडिया हो गया, ये क्या हो गया? पाकिस्तान हो गया। ठीक है?
तो अगर कोई ऐसा राज्य आ जाए जो पाकिस्तान के बराबर हो जाए तो बोलेंगे ना हिंदुस्तान में क्या आ गया है, पाकिस्तान आ गया। नेपाल का भी उदाहरण ले सकते हैं, है ना। अब मान लो माइटोकॉन्ड्रिया नेपाल के जैसा हो गया तो बोलेंगे ना इंडिया में नेपाल के जैसा कोई आ गया है। ये याद रखने का ट्रिक बता रहे हैं, क्योंकि आपके असाइनमेंट में क्वेश्चन बहुत डीप डीप दिए हुए हैं, बिना ये सब पढ़ाए बनेगा नहीं। असाइनमेंट का क्वेश्चन बनाए हो ना, हिला देगा आपके दिमाग को, है ना। बहुत डीप डीप क्वेश्चन है उसमें, तो इन सब को बिना पढ़े हुए उसको बना ही नहीं पाओगे। ये सब नहीं पढ़ाएंगे तो फिर बोलोगे क्वेश्चन ही नहीं बनता है। तो ये सब चीजें क्या थी, माइटोकॉन्ड्रिया का दूसरा नाम था। क्या था? माइटोकॉन्ड्रिया का दूसरा नाम था। अब चलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया का डिस्कवरी। डिस्कवरी की बात करें तो सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया जो डिस्कवरी था वह कॉलिकर नाम के एक साइंटिस्ट ने की। माइटोकॉन्ड्रिया डिस्कवर्ड बाय कोलिकर। क्या नाम था भाई? कोलिकर नाम का एक साइंटिस्ट थे, ठीक है। एक और साइंटिस्ट थे जिनका नाम था अल्टमैन। अल्टमैन ने माइटोकॉन्ड्रिया को बायोप्लास्ट कहा था। क्या बोला था? बायोप्लास्ट मतलब जिंदा मांस। मतलब क्या होता है? कोई जिंदा मांस हो उसको कहा जाता है बायोप्लास्ट। तो दूसरा जो साइंटिस्ट थे अल्टमैन said mitochondria as bioplast। माइटोकॉन्ड्रिया को इन्होंने क्या बोला था? बायोप्लास्ट, कोई जीवित मांस, है ना, लिविंग मास, इसको कहा जाता है बायोप्लास्ट, है ना। उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया जो नाम है वह सी बेंडा ने दिया था। किसने दिया था? सी बेंडा। तो माइटोकॉन्ड्रिया, एमटी मतलब माइटोकॉन्ड्रिया, टर्म वाज गिवन बाय सी बेंडा। सी बेंडा, ठीक है। डिस्कवरी के बाद अब चलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर। तो माइटोकॉन्ड्रिया का जो नंबर होता है वह वेरिएबल होता है, अलग अलग कोशिकाओं में अलग अलग होते हैं, लेकिन इसका नंबर जो होता है सेल के एक्टिविटी पे डिपेंड करता है। माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर किस पे डिपेंड करता है? सेल एक्टिविटी। सेल जितना काम कर रहा है, सेल जितना वर्क कर रहा है वह उस पे डिपेंड है माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर। आप लोग बता सकते हैं आपके शरीर में सबसे ज्यादा वर्क करने वाला कौन सा सेल है, या फिर सबसे ज्यादा वर्क करने वाला ऑर्गन कौन सा है, अंग कौन सा है? सेल की बात नहीं कर रहे, हम अंग की बात कर रहे हैं। लीवर हर्ट करता है ना सबसे ज्यादा। जब से आप जन्म लिए हो तब से हार्ट क्या कर रहा है? पंप कर रहा है, उसकी कोशिकाएं सबसे। तो इसलिए हमारे शरीर में हार्ट में सबसे ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया चाहिए। आप कौन से हाथ से वर्क करते हो? राइट। लेफ्ट हैंड से कम करते हो, तो राइट हैंड ज्यादा यूज कर रहे हो, तो माइटोकॉन्ड्रिया किस हाथ में ज्यादा होगा? राइट में, इसमें कम होगा, ठीक है। अब लेफ्ट वाला ज्यादा करेगा, इसमें ज्यादा होगा, इसमें होगा। हम क्या कह रहे हैं? सेल जितना काम करेगा, सेलुलर एक्टिविटी जितना होगा, माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर भी उतना ही होगा। अब कोई जिम करता है, कोई रनिंग करता है, रन कर रहा है,
तो रन कर रहा है तो उसके शरीर में माइटोकॉन्ड्रिया क्या होगा, बढ़ेगा। क्या होगा, रन करेगा तो माइटोकॉन्ड्रिया बढ़ेगा। माइटोकॉन्ड्रिया बढ़ेगा तो उसके बॉडी में एनर्जी एटीपी बढ़ जाएगा। एटीपी ज्यादा रहेगा तो ऊर्जा क्या होगा, ज्यादा रहेगा। आप उसके साथ दौड़ के दिखाओ, समझ रहे हो, आपसे वो ज्यादा दौड़ेगा क्योंकि उसमें एटीपी ज्यादा बढ़ गया, क्योंकि वो रनिंग में है। क्या है, रनिंग में है। तो नंबर क्या लिख रहे हैं समझना जरा, माइटोकॉन्ड्रिया नंबर इज प्रोपोर्शनल टू सेल्यूलर एक्टिविटी। माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर किस पे डिपेंड करता है, सेल्यूलर एक्टिविटी। मतलब क्या होता है, कार्य होता है, सेल का कार्य होता है। तो क्या लिखेंगे, मैक्सिमम माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट इन हार्ट सेल। कहां पाया जाता है, हृदय की कोशिकाओं में। मैक्सिमम माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट इन हार्ट सेल इन ह्यूमन। आदमी में हार्ट सेल में सबसे ज्यादा पाया जाता है। उसके अलावा अगर ऐसे देखा जाए नॉर्मली तो दुनिया में सबसे ज्यादा किन कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया होती है, तो फ्लाइट मसल ऑफ बर्ड्स। किसमें होती है, फ्लाइट मसल्स ऑफ बर्ड, है ना। जैसे ये चिड़िया है ना, ये इसका पंख है, ठीक है। अब ये जो पंख होता है ना, वह कुछ मांसपेशियों से जुड़ा रहता है, शरीर से और पंख को जोड़े रखता है। हम लोग का हाथ है, यहाँ मांसपेशियां हैं ना, मांसपेशियां हैं, ट्राइसेप्स, बाइसेप, ट्रेपीजियम, बहुत तरह के मांसपेशियां होती है। यहाँ पर भी मांसपेशियां हैं, इसी को कहा जाता है फ्लाइट मसल्स। दुनिया में सबसे ज्यादा फ्लाइट मसल्स में माइटोकॉन्ड्रिया देखी गई है, और इस एक सेल में 5 लाख माइटोकॉन्ड्रिया होती है। कितनी होती है, जैसे हमारा लीवर सेल है ना, उसमें 500 होता है। कितना होता है, और लीवर हमेशा काम करते रहती है। हमारे किडनी के सेल में 300 माइटोकॉन्ड्रिया होती है, और इसमें कितनी होती है, 5 लाख। तो ये क्वेश्चन आता है भाई, मैक्सिमम माइटोकॉन्ड्रिया, ये आदमी के लिए, ये किसके लिए है, खाली आदमी के लिए, ये ओवरऑल है। मैक्सिमम माइटोकॉन्ड्रिया फाउंड इन फ्लाइट मसल्स ऑफ बर्ड्स। फ्लाइट मसल्स क्या होता है, फ्लाइट मतलब उड़ने वाली, उड़ाने वाली, जो भी है उड़ाने वाली मसल्स, इसको बोलते हैं फ्लाइट मसल्स, है ना। आपको ऑप्शन क्या देगा, मैक्सिमम माइटोकॉन्ड्रिया फाउंड इन, आपको देगा विंग्स, फ्लाइट मसल्स, है ना। इसमें कंफ्यूजन होता है, बच्चे सोचते हैं, जैसे अभी पढ़ा दिया आपको, तो आपको याद रखता है कि पंछी का जो पंख होता है ना, उसी में मैक्सिमम होता है। तो याद रखिए, ये विंग्स है, ये क्या है, पंख है। पंख में नहीं होता है, किसमें होता है, पंख से जुड़ा हुआ जो मसल्स है उसमें होता है। क्लियर है ना, उसमें होता है, इसको याद रखोगे, ये इंपॉर्टेंट बहुत लाइन है। उसके अलावा देखा जाए, अच्छा इसमें कितना होता है, 5 लाख। कितने होते हैं भाई, 5 लाख माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। उसके अलावा एक अमीबा, आप लोग सुने हो नाम, अमीबा सुने हो ना, 9th 10th में सुने होंगे।
अमीबा का कोई शेप नहीं होता है। तो अमीबा का भी एक प्रजाति होता है जिसको कहा जाता है जायंट अमीबा। क्या बोलते हैं? जायंट मतलब होता है राक्षस। ये अमीबा सबसे बड़ा होता है। उस जायंट अमीबा का नाम है चाओस चाओस। क्या नाम है? चाओस चाओस। तो चाओस चाओस में भी बहुत ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया, उसमें भी 5 लाख माइटोकॉन्ड्रिया हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं? 5 लाख। चाओस चाओस है ना, जायंट अमीबा। चाओस चाओस कंटेन्स 5 लाख माइटोकॉन्ड्रिया। सोचो कितना ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया, कितना वर्क करते होंगे ये सब जो इनमें माइटोकॉन्ड्रिया बढ़ा हुआ है। ये हो गया माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर। समझ रहे हो? माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर। अब नंबर के बाद शेप एंड साइज। शेप, माइटोकॉन्ड्रिया का जो शेप होता है वह इस तरह का होता है। जैसे कोई सिलेंडर है, उसको थोड़ा सा मुड़ा दीजिए। कोई सिलेंडर है, उसको थोड़ा सा क्या कर दिया है? मोड़ दिया है ना। ठीक है, इस तरह का स्ट्रक्चर को कहा जाता है सॉसेज। क्या बोलते हैं? सॉसेज। चाइना में सॉसेज नाम का एक पावरोटी आता है, लोग बहुत खाते हैं, मतलब वहां का एक प्रधान भोजन है। समझ रहे हैं? जैसे हम लोग बिस्किट चाय वगैरह खाते हैं, उसी तरह उनका, या फिर यहाँ पर हम लोग बर्गर वगैरह बहुत खाते हैं, हम लोग बर्गर खाते हैं, तो वहां पर भी सॉसेज नाम का एक बर्गर के जैसा ही होता है, बहुत लोग खाते हैं वहां पर। तो उसका शेप भी ऐसा ही होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया का शेप कैसा होता है? सॉसेज। कैसा होता है? यह है सॉसेज, या फिर सिलिंड्रिकल भी बोल सकते हो। सिलेंडर होता है, बस थोड़ा सा मुड़ा हुआ होता है। माइटोकॉन्ड्रियल शेप इज सॉसेज और सिलिंड्रिकल, सिलिंड्रिकल होता है। उसके बाद इसका अगर हम लोग साइज देखें, साइज की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया लंबा भी है ना इस तरह से। क्या है? इसका लेंथ होगा, और चूंकि ये गोल गाल भी होता है इस तरह से, तो इसका डायमीटर भी होगा, डायमीटर भी होगा, और इसका लेंथ भी होगा। अब जैसे ये पेन है, इसका ये गोल पार्ट है ना, तो इसका डायमीटर होगा और इसकी लंबाई भी होगी, होगी कि नहीं? तो दोनों अलग अलग होते हैं। तो इसका देखा जाए तो इसका डायमीटर होता है, कम होता है, 0.4 माइक्रोमीटर से लेकर के 1 माइक्रोमीटर तक होता है। और इसकी अगर लंबाई देखी जाए, लेंथ, इसकी लेंथ जो होती है 1 माइक्रोमीटर टू 4 माइक्रोमीटर तक देखी जाती है। अलग अलग रेंज में होते हैं, लेकिन रेंज यही होता है। समझ में है? तो इसका शेप और साइज इसका इंपॉर्टेंट है। अब माइटोकॉन्ड्रिया का सब कुछ हो गया, नंबर वगैरह सब कुछ हो गया। तो माइटोकॉन्ड्रिया का अब क्या पढ़ना है? स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर सबसे पहले देखो, माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर यहां भी पढ़ना होता है, और एक आपको प्लांट में रिस्पिरेशन नाम का चैप्टर होता है, तो वहां पर भी माइटोकॉन्ड्रिया का वहां पर और ज्यादा डिटेल में पढ़ना पड़ता है स्ट्रक्चर। क्योंकि श्वसन, ये माइटोकॉन्ड्रिया का जो काम क्या है? श्वसन करना। क्या करना? श्वसन करना। मतलब श्वसन करना है, तो इसका श्वसन चैप्टर में भी पढ़ना है।
तो वहां पे क्या करते हैं, और ज्यादा इसको खोल खोल के इसको समझाना पड़ता है ना, श्वसन का स्टेप पढ़ाना पड़ता है वहीं पर। तो यहां पर तो स्ट्रक्चर हम लोग पढ़ लेंगे, लेकिन दोबारा फिर पढ़ना होता है इसका। तब हेडिंग डालते हैं, अगले पेज में चलते हैं, पेज का तो कमी नहीं है ना जी। स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ये है माइटोकॉन्ड्रिया, और इसका जो शेप दिख रहा है ये सॉसेज, ये इसकी लंबाई हो गई, और इसका ये क्या हो गया, डायमीटर। ये क्या हो गया, डायमीटर, है ना। देखना है यहां पर, ये माइटोकॉन्ड्रिया सबसे पहले यह एक ऐसा सेल ऑर्गेनल होता है, यह सब मतलब सेकंड दूसरा लार्जेस्ट होता है। सबसे बड़ा होता है क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट के बाद क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया दो मेम्ब्रेन से घिरी रहती है। क्या होती है, दो मेम्ब्रेन से घिरी रहती है, ये बाहरी वाला मेम्ब्रेन और ये अंदर वाला मेम्ब्रेन। तो माइटोकॉन्ड्रिया दो मेम्ब्रेन से घिरी रहती है, ये है आउटर मेम्ब्रेन और ये क्या है, इनर मेम्ब्रेन। और दोनों के बीच में ये गैप दिख रहा होगा थोड़ा सा, है ना। इसको जूम करेंगे तो और ज्यादा बड़ा गैप, देखो गैप बढ़ते जा रहा है ना, गैप बढ़ते जा रहा है, ठीक है। तो ये ऑटर, ये जो गैप होता है, इस गैप को कहा जाता है पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। क्या बोलते हैं इसको, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। और इसको शॉर्ट में लिखेंगे PMS। आउटर मेम्ब्रेन जो होता है परमिएबल होता है, और इनर मेम्ब्रेन जो होता है सेलेक्टिव परमिएबल होता है। आज ही पढ़े ना हम लोग, परमिएबल मेम्ब्रेन और सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। परमिएबल मेम्ब्रेन सॉलिड और सॉल्वेंट दोनों को अलाउ करता है, और सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन सॉल्वेंट को करता है बट किसी किसी सॉल्यूट को भी करता है। तो आउटर मेम्ब्रेन ये क्या होता है भाई, परमिएबल होता है, और ये कैसा होता है, सेलेक्टिव परमिएबल। या कहीं कहीं बुक में आपको सेमी परमिएबल भी लिखा रहता है। तो आउटर मेम्ब्रेन किसी भी सॉल्यूशन को क्या करता है, आने देता है, लेकिन इनर मेम्ब्रेन जो है बोलता है रुक जाओ, सॉल्वेंट को आने दो, और जो सॉल्यूट होता है कुछ कुछ वह नहीं आने दो, ठीक है। और पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस इन दोनों के बीच का स्पेस होता है। उसके बाद
जो इनर मेम्ब्रेन है वो देखो आप, ये अंदर क्या है, ये धसा हुआ है, ये क्या है, इस तरह से अंदर धसा हुआ है, ये अंदर धसा हुआ है। और इस स्ट्रक्चर को कहा जाता है क्रिस्टी। क्या बोलते हैं इसको? क्रिस्टी। क्या बोलते हैं? क्रिस्टी। देख रहे हो ना कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 क्रिस्टी दिख रहा है ना। वैसे बहुत ज्यादा होते हैं, मेनी होते हैं, लेकिन इसको क्रिस्टी कहा जाता है। इस क्रिस्टी को आप लोग गौर से देखोगे तो बाहर से यह सी सेपेट दिखता है। कैसा दिखता है? सी के जैसा। कैसा? बाहर से इसको देखोगे तो सी के जैसा दिखेगा। जब यहां अंदर, मान लो यहां आ गया, अंदर से देखोगे तो कैसा दिख रहा है? सी ही जैसा दिख रहा है। एम जैसा दिख रहा है क्या? है ना? एक्चुअली में इसको एम जैसा ही दिखता है। देखो ऐसे करके ऐसे करके ऐसे, ये एम के जैसा दिखता है। और बाहर से कैसा दिखता है? सी के जैसा। भाई इसमें देखो, एक्चुअली में ये 3 डायमेंशनल फिगर नहीं है ना, ये हाथों से बनाया गया फिगर है। जब इसका ओरिजिनल आप लोग 3 डायमेंशनल में देखोगे, जब अंदर जाओगे तो कैसा दिखता है? एम जैसा। हम थोड़े ना अपने मन से कह रहे हैं एम जैसा दिखता है, ये देखा जाता है। बात को समझ रहे हैं? लेकिन हम दिखा नहीं सकते ना, क्योंकि 3 डायमेंशनल बन ही नहीं सकता है। तो क्रिस्टी बाहर से कैसी दिखती है? सी के जैसा, और अंदर से एम के जैसा। अब इन क्रिस्टियों में एक विशेष प्रकार की, कुछ विशेष प्रकार की स्ट्रक्चर होते हैं, जस्ट लाइक लॉलीपॉप स्ट्रक्चर, इस तरह से। और ये बहुत ज्यादा होते हैं, लगभग ये जो लॉलीपॉप स्ट्रक्चर होता है, इस स्ट्रक्चर को कहा जाता है ऑक्सीजोम। क्या बोलते हैं इसको भाई? ऑक्सीजोम। इसको क्या बोलते हैं? ऑक्सीजोम। उसके बाद ऑक्सीजोम के अलावा, क्या कर रहे हो तुम? क्या कर रहे हो तुम? यहां ध्यान नहीं है तुम्हारा, सही से बैठो। वैसे बैठा जाता है, सही से सही से करो। तुम लोग डिसिप्लिन वगैरह कुछ सीखो वगैरह। तो ऑक्सीजोम, ठीक है। ऑक्सीजोम के अलावा इसका एक और नाम होता है, इसको कहा जाता है एलिमेंट्री पार्टिकल। या फिर इसका एक और नाम होता है F0 F1 पार्टिकल। ये सब सोचो याद रखता है स्टूडेंट, ये आगे बहुत यूज आता है श्वसन वाले चैप्टर में। तो इसका नाम क्या है? ऑक्सीजोम, या एलिमेंट्री पार्टिकल, या फिर F0 F1 पार्टिकल, या फिर कभी कभी इसको F1 पार्टिकल भी कहा जाता है। इतना सारा नाम है ऑक्सीजोम का। ऑक्सीजोम का क्या है? इतना सारा नाम। तो एक काम करते हैं, जब ऑक्सीजोम का इतना सारा नाम है ही, तो ऑक्सीजोम को क्या करते हैं, यहां पर जूम कर लेते हैं और यहां पर एक अलग फिगर बनाते हैं, है ना। तो इसको इस तरह से फिगर बनाते हैं। ये ऑक्सीजोम है। आप लोग बता सकते हैं ये वाला पार्ट कौन सा है? फिगर में देख के, यहां इसका बेस है ना, तो ये कौन सा पार्ट हुआ? क्रिस्टी के अंदर, क्रिस्टी पर तो है ही वो, क्रिस्टी के अंदर ये जो स्पेस दिख रहा है, इनर मेम्ब्रेन है। क्रिस्टी तो इनर मेम्ब्रेन ही है ना, वो धस गया, बस उसका नाम अलग रखा है। ये वाला पार्ट क्या है? पीएमएस। क्या है? पीएमएस, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। तो इसका बेस जो होता है पीएमएस होता है, ये है पीएमएस। क्लियर? उसके बाद ये ऑक्सीजोम को देखो तो इसको 3 पार्ट में बांटा गया। ये जो पीएमएस वाला जगह है, इसको कहा जाता है बेस,
और यहां से यहां जो पार्ट होता है, यहां से यहां जो पार्ट होता है भाई, इसको कहा जाता है स्टॉक। क्या बोलते हैं? स्टॉक, है ना। और ये जो मोटा सा पार्ट होता है इसको कहा जाता है हेड। क्या बोलते हैं इसको? हेड कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसको? हेड कहा जाता है। अब देखो, स्टॉक का ये जो पार्ट होता है इसको कहा जाता है एफ नोट। क्या बोलते हैं इसको? एफ नोट। और ये स्टॉक वाला जो पार्ट है यहां से यहां तक, इसको कहा जाता है F5 टू F6 पार्ट। और ये जो हेड वाला पार्ट होता है इसको नाम रखा गया है दूसरा F1। क्या बोलते हैं? अब देखो यहां से स्टॉक का नाम क्या है? रिप्रेजेंटेशन साइन हुआ, इसका क्या हुआ? F5 F6। हेड का साइन क्या है? F नोट। और स्टॉक का जो बेस होता है उसको क्या बोलता है? F नोट। चूंकि ये जो ऑक्सीजोम है F नोट से स्टार्ट हुआ और F1 में खत्म हुआ, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? F नोट F1 पार्टिकल। क्लियर? उसके बाद मेन पार्ट तो इसका हेड ही है, हेड को क्या बोलते हैं? F1। इसलिए इसका एक और नाम क्या है? F1 पार्टिकल। और ये एलिमेंट्री मतलब होता है सूक्ष्म। एलिमेंट्री मतलब क्या होता है? एलिमेंट पढ़े हो ना जी, कितना एलिमेंट है? 118 एलिमेंट है ना लगभग अभी, तो इसीलिए इसको एलिमेंट्री बोलते हैं, है ना। ऑक्सीजोम तो नाम ही है, ठीक है। जब आप लोग को श्वसन पढ़ाएंगे तब उस समय आपको एक लाइन बताएंगे, हालांकि अभी लाइन लिख देते हैं। ये जो ऑक्सीजोम है इसी में क्या होता है? एटीपी का निर्माण होता है। बताए थे ना, माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी बनाती है, माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी बनाती है। और वो एटीपी कहाँ बनता है? ऑक्सीजोम के हेड में। कहाँ बनता है? और यहीं पर एटीपी का निर्माण होता है। इसका समीकरण होता है एटीपी, इसका समीकरण होता है एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फास्फोरस। ये लाइन नहीं भी आए तो कोई बात नहीं, है ना। और यहां पर होता है एटीपी सिंथेटेज, एटीपेज। ये एंजाइम होता है, इसकी सहायता से यहां पर एटीपी का निर्माण। हमने पहला ही पॉइंट में बताया था, इसको एटीपी का मिल कहा जाता है, इसलिए एटीपी का मिल कहा जाता है। और ये एटीपी, यही लॉलीपॉप, याद रहेगा ना, लॉलीपॉप स्ट्रक्चर ऑक्सीजोम, वहीं पर एटीपी का निर्माण करता है। और ऐसे भी देखो रिलेट कर सकते हो, लॉलीपॉप में डंठल का तो कोई काम नहीं है। मेन कौन सा पार्ट होता है? चॉकलेट वाला। मेन क्या होता है? चॉकलेट, उसी से एनर्जी आता है ना, तो एनर्जी तो यहीं पे आ रहा है ना। हम लोग बचपन में क्या करते थे, जैसे लॉलीपॉप आता था, कोई छोटा भाई वगैरह मांगता था, तो उसको क्या करते थे? चॉकलेट वाला पार्ट आधा से ज्यादा खा लेते थे, खा लेते थे, और डंठल और छोटा सा पार्ट चॉकलेट उसको थमा देते थे। मेन पार्ट हम खा गए ना, तो इसका मेन पार्ट कौन है? हेड। स्टॉक का साइन क्या है ना, हेड का साइन बेस है, तो इसको 3। तो इसको अलग अलग पढ़ना है, इसलिए बस खाली यहां पर हमने फिगर बना दिया। अब कहां चलते हैं कूद करके? यहां। तो माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर क्या क्या था? आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, दोनों के बीच का स्पेस पीएमएस, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। उसके बाद इनर मेम्ब्रेन अंदर की ओर इनफोल्ड हो जाती है। क्या हो जाती है? इनफोल्ड। देखो टर्म भी वही बताएंगे जो एनसीईआरटी में है, क्योंकि आपको नीट देना है, बात को समझ रहे हैं। तो उस तरह से पढ़ेंगे जाके आपका क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा सॉल्व हो जाए। तो ये क्रिस्टी हो गए, ये ऑक्सीजोम हो गया। अब देखो एनसीईआरटी क्या लिखती है कि वो इसको बोलती है आउटर कंपार्टमेंट और इसको क्या बोलती है? इनर कंपार्टमेंट। आप लोग को एनसीईआरटी लाए हैं? अच्छा चलो, नहीं लाए तो थोड़ा देख लेते हैं हम लोग।
ये आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये देखो, फिगर को देख रहे हैं आप लोग? यहां पर देखो, हम दिखाना क्या चाह रहे हैं आपको, यहां पर ये वाला पार्ट, ठीक है, और यहां पर ये वाला पार्ट, गौर से देखना, लग रहा है ना एक कवर ऊपर से है, कटा हुआ है, और उसके नीचे एक स्ट्रक्चर है। ये जो ऊपर वाला कवर है ना, ये 3 डायमेंशनल फिगर है। ये क्या है? आउटर मेम्ब्रेन। क्या है? मतलब एक ऐसे करके कवर है, उसके ऊपर कवर है, और अंदर जो है वो है इनर मेम्ब्रेन। क्या है? और वो देखो अंदर की ओर इनफोल्ड की हुई है ना, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? क्रिस्टी। क्या बोलते हैं? और इसी में ज्यादा जूम बल नहीं किया है, इसी में होते हैं ऑक्सीजन। तो कहने का मतलब है कि देखो, ये बाहर वाला कंपार्टमेंट, ये वाला जो जगह है, इसका नाम क्या होगा? ये बाहरी और ये भीतरी, इन दोनों के बीच में ये जगह है ना, इसी जगह को क्या बोलते हैं? पीएमएस। क्या बोलते हैं? पीएमएस। तो लग रहा है ना कि ये आउटर कंपार्टमेंट पीएमएस को बोला जाता है, आउटर कंपार्टमेंट, और ये वाला अंदर वाला जो है वो इनर कंपार्टमेंट। ये ऐसे है, देखो, ये है ऊपर और ये है अंदर। ये तो हो गया पीएमएस। पीएमएस लग रहा है ना, कंपार्टमेंट है बाहर वाला, आउटर कंपार्टमेंट। और ये जो मैट्रिक्स, ये वाला क्या है? इसको कहा जाता है मैट्रिक्स, ये वाला, और इसको कहा जाता है इनर कंपार्टमेंट। क्या बोलते हैं? इनर कंपार्टमेंट। तो यहां पर पीएमएस को आउटर कंपार्टमेंट कहा जाता है, और ये अंदर वाला ये जो पार्ट दिख रहा है, इसको कहा जाता है इनर कंपार्टमेंट। इसी इनर कंपार्टमेंट को कहा जाता है मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे इसे? मैट्रिक्स। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर में जो भी सबस्टांसेस होते हैं, जो भी पदार्थ होता है, जो भी मटेरियल होता है, उसे क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं भाई? मैट्रिक्स कहा जाता है। इसको क्या बोला जाता है? मैट्रिक्स। और माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में बहुत चीजें पाई जाती हैं। देखो, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में आपको फर्स्ट में ही बताया था कि माइटोकॉन्ड्रिया का अपना डीएनए होता है। क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया का अपना डीएनए होता है। तो ये है इसका डीएनए। क्या है? डीएनए कैसा दिख रहा है? सर्कुलर या कैसा दिख रहा है? सर्कुलर। कैसा होता है? सर्कुलर। और हमारे शरीर में जो डीएनए होता है न्यूक्लियस के अंदर, वो क्या होता है? लंबा होता है। क्या होता है? लंबा होता है। इस तरह का डीएनए होता है। देखे हो ना डीएनए? कभी देखे हो 9th-10th में? ऐसा डीएनए होता है। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए क्या होता है? सर्कुलर। ठीक है। एक और चीज लिख रहे हैं, अभी आपको शायद समझ में नहीं आएगा। डबल स्ट्रैंडेड। क्या होता है? डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। इसको थोड़ा
सर्कुलर, लिख ही देते हैं डबल स्टैंडर्ड डीएनए। डबल स्टैंडर्ड कुछ नहीं है, सीधा सा बात है। जैसे ये डीएनए जो होती है ना, देखो एक सर्कल ऐसा होता है और उसके ऊपर एक और सर्कल होता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? डबल स्टैंडर्ड डीएनए। क्या बोलते हैं? डबल स्टैंडर्ड डीएनए। ठीक है। उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में इसका खुद का राइबोसोम होता है। क्या होता है? खुद का राइबोसोम होता है, और वो जो राइबोसोम होता है वह 70S राइबोसोम होता है। क्या भाई? 70S राइबोसोम जब पढ़ेंगे ना तो उसमें टाइप आएगा 70S, 80S, 60S, तो वहीं पर पढ़ेंगे S का मतलब क्या होता है। लेकिन याद रखना है इसका पास खुद का राइबोसोम होता है। सही है? क्या है? सही है ना? माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना क्या हो गया? दिलखुश, क्या हो गया आपको? तबीयत खराब है क्या? इधर देखना है। सो जा रहे हो? क्या बात है भाई? बिना तबीयत खराब हुए आदमी नहीं सोता है ना? दिन में नहीं सोना चाहिए। दिन में सोओगे तो 5 मिनट लाइफ कम होता है। दिन में सोने से हार्ट डिजीज जल्दी हो जाता है, हार्ट अटैक। आप दिन में नहीं सोओगे तो हार्ट अटैक आपको कभी नहीं आएगा। उसका रीजन ये होता है कि जब हम लोग दिन में सोते हैं तो पूरा नींद नहीं सोते। कितना देर सोते हैं? आधा घंटा भी सो सकते हैं, 1 घंटा भी सो सकते हैं, 2 घंटा। रात को क्या सोते हैं? 6 घंटा 7 घंटा सोते हैं ना, तो उसमें हमारा कंप्लीट स्लीपिंग हो जाता है। लेकिन दिन में 1 घंटा कोई उठा दिया है, उठो उठो, या फिर अंदर से रहता है 1 घंटा सो के उठ जाएंगे, नींद टूटा फटाक से। नहीं, वो जो अचानक से नींद टूटता है ना, वो हमारे हार्ट को कमजोर करता है। दिन में कभी नहीं सोना चाहिए। लाइफ कम होता है, डिक्रीज होता है। एक सिगरेट और दिन का एक नींद दोनों इक्वल हार्म करता है। 5 मिनट, एक सिगरेट 5 मिनट लाइफ लॉस करता है। हाँ बोलना जाए तो इसलिए दिन में सोना बंद। अरे दिन में सोता है एनिमल्स, गाय भैंस कुत्ता बिल्ली, वो सब दिन में सोने दो। रात में क्या करते हो? देखो सबसे पहली बात आपको एक बात बता देते हैं कि आपका सिलेक्शन ना होने का सबसे बड़ा रीजन क्या है? स्टूडेंट का नींद। नींद पे अगर काबू कर लिए सेलेक्ट हो जाओगे, चाहे कितना भी घूमते फिरते उससे कोई मतलब नहीं है। नींद पर अगर काबू हो गया, कितना भी आप मजबूत, जैसे आप मोटिवेट कर दिए तो वो नींद निकाल लेना है। उसके बाद गए मोटिवेट को पूरा पढ़ रहे हो, फोन उन सब इधर उधर साइड कर दिए, लेकिन सबसे लास्ट में क्या होता है? आपका नींद आपको नहीं छोड़ता है। आदत बन गया ना आपका, ये आपका आदत बन गया। हैबिट को चेंज कीजिए। दिन में 5 दिन 7 दिन, बस मेरा बात मानिए, 7 दिन में सोना बंद की नींद नहीं आएगा। या फिर नींद आ रहा है, इसका मतलब आपको अपने कैरियर से कोई मतलब नहीं है, ये भी बात है। अगर आपके मन में जिस दिन आ गया हमको एग्जाम निकालना है, उसके बाद नींद खत्म हो जाएगा ऑटोमेटिक। जितना भी बच्चा सेलेक्ट होता है उसको नींद नहीं आता है, ध्यान देना। कुछ लोग कोई भी सेलेक्ट होता है उसको नींद नहीं आता। नींद क्या हो जाता है पता नहीं। एक अजीत नाम का लड़का था, उसको टारगेट में पढ़ाए थे, उसको नींद ही नहीं आता था। एग्जाम के समय में 3 घंटा 4 घंटा सो के एग्जाम दिए। हाँ, मैंने वही तो मैनेज करना आपका ना। अब बीमारी हो जाएगा तो क्या होगा? अरे 1 साल खाली शरीर गला दो ना, हड्डी हड्डी रहेगी ना, मांस कभी भी आ जाएगा। हम ऐसा ऐसा बच्चा देखें एकदम लक्कड़ जैसा हो गया है,
ये सही है, लक्कड़ हो गया है, लेकिन जैसे सिलेक्शन होगा ना 10 दिन में तुम्हारा सब आ जाएगा। उस लड़का का 650 आया है नंबर, 650 अजीत का मिलाएंगे तो थोड़ा सा मेहनत कर लिया, हो गया। 650 में सिलेक्शन नहीं होगा, अब कितना चाहिए? 620 615 में तो हो ही जाता है। उसके बाद कैटेगरी भी होता है आपका उससे। बायो में 88 सही है उसका, सिलेक्शन तो हो जाएगा। केमिस्ट्री में उसका 43 है ना, फीस में 40। नहीं रद्द नहीं होगा, रद्द नहीं होगा, इस रद्द होके भी क्या हो जाएगा? दिक्कत तो स्टूडेंट को ही है। मान लो कोई बच्चा कट ऑफ पार कर गया, पेपर हर साल ले, नहीं ठीक है, ये सब बातें ऑनलाइन क्लास में नहीं करनी है ना। तो नींद, नींद को त्यागिए, नींद को त्यागना है, बहुत जरूरी है। कम से कम क्लास को छोड़ करके, जैसे आपका क्लास 6 घंटे का होता है तो आपको रूम में 6 घंटा पढ़ना ही पड़ेगा। 6 घंटा क्लास के अलावा नहीं पढ़ रहे हो तो कोई उपाय नहीं है, नहीं होगा सिलेक्शन, लिख के दे रहा है। चाहे तुम 10 साल भी तैयारी करो, नहीं होगा। कम से कम ऐसा 6 महीना पढ़ना पड़ता है, 6 महीना ऐसा पढ़ना ही पड़ेगा आपको, समझ गए? तो क्या क्या समझे आप लोग, क्या क्या समझे? दिल खुश, खड़े हो जाओ तुम। माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करो, खड़े हो जाओ, बताओ माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर, एक एक लाइन। आपके आंख में कुछ प्रॉब्लम है क्या? आंख आपका टिमटिमाते रहता है। अच्छा बैठो, आप खड़े हो जाओ। क्या नाम है आपका? अच्छा, सीबीएसई या बिहार बोर्ड? बिहार बोर्ड हो। आप बताओ, आपने आज पढ़ा ना माइटोकॉन्ड्रिया, बताइए इसमें मेम्ब्रेन कितने होते हैं? एक मेम्ब्रेन है या 2 मेम्ब्रेन है? डबल मेम्ब्रेन होता है। माइटोकॉन्ड्रिया कैसा होता है? डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनेल, ठीक है। आउटर मेम्ब्रेन बाहर वाला, इनर मेम्ब्रेन, ठीक है। आउटर मेम्ब्रेन कैसा होता है भाई? परमिएबल। परमिएबल मीन्स जो सॉलिड और सॉल्वेंट दोनों को आने दे, घोल को आने दे। और इनर मेम्ब्रेन कैसा होता है? सेलेक्टिव परमिएबल, मतलब जो सेलेक्ट करके आने दे, ठीक है। दोनों के बीच का स्पेस क्या कहलाता है? क्या नाम है? पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। क्या नाम है? कॉन्ड्रियल स्पेस, ठीक है। अब चलते हैं, इनर मेम्ब्रेन अंदर की ओर धसा हुआ है ना, तो इस धसे हुए पार्ट को क्या बोलते हैं? क्रिस्टी। क्या बोलते हैं? CRISTAE, क्रिस्टी, ठीक है। उसके बाद क्रिस्टी में ये जो स्ट्रक्चर है इसको क्या बोलते हैं? ऑक्सीजोम। वो कुछ दिन में हो जाएगा प्रैक्टिस में, है ना। ऑक्सीजोम या अदर नाम है, मेन नाम ये याद रखना है, ऑक्सीजोम, ठीक है। उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया का अंदर का जो रचना है इसको क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स में क्या क्या होता है? डीएनए, राइबोसोम, और श्वसन के लिए, रिस्पिरेशन के लिए एंजाइम्स होते हैं। वो सब तो डिस्कस करेंगे हम लोग, है ना। ये सब चीजें होते हैं। सब बात समझे कि नहीं? इन्हीं सब बातों को लैंग्वेज में लिखना है, इन्हीं सब बातों को लैंग्वेज में लिखना है। असाइनमेंट लाए हैं आप लोग? असाइनमेंट निकालो, क्वेश्चन बनवाते हैं।
बताओ एक्सरसाइज 1 में कौन सा क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, एक्सरसाइज 2 में कौन सा प्रॉब्लम है, एक्सरसाइज 3 में कौन सा प्रॉब्लम है। बताओ खोल करके कौन कौन सा प्रॉब्लम है। डीपीपी बनाया है ना, क्यों नहीं लाए, लाना चाहिए ना, भूलने से कैसे होगा। निकालो कौन कौन सा प्रॉब्लम था, बताओ, बना के लाए हो ना जी, बताओ। हाँ बताया जा। बताओ एक्सरसाइज 1 में कौन कौन सा प्रॉब्लम है। हाँ 10 10। उसके बाद कोई बात नहीं, कोई भी डाउट है उसमें इस करना नहीं है। उसके बाद 10 के बाद ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल। दस के बाद 45। कोई भी डाउट है, छोटा मोटा भी डाउट हो तो यहां पूछ लो, कोई दिक्कत, बन भी गया लेकिन डाउट होता है। एक्सरसाइज 2 में 49। हाँ अच्छा 1 का है, इसका इसी का ना 19। एक्सरसाइज हो गया 2। एक्सरसाइज 3 अच्छा चलो एक्सरसाइज 1 देखते हैं। हाँ कौन सा 58 इसका 3 का, और उसके पहले बन गया सर, कुछ कुछ मतलब नहीं समझे हम। जो नहीं बना उसको लिख लेना है, उसको बता देंगे डाउट। अच्छा चलो पहला है एक्सरसाइज 1। एक्सरसाइज 1 का 10 नंबर क्या है, प्लाज्मोडेस्माटा। प्लाज्मोडेस्माटा क्या है, ऑप्शन है पोर्स इन सेल वॉल, पोर्स इन सेल मेम्ब्रेन, प्रोटोप्लाज्मिक कनेक्शन, क्या होगा बताओ जी। 10 नंबर प्लाज्मोडेस्माटा क्या है, साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन। क्या होता है, कनेक्शन होता है ना दो सेल के बीच में, लिखाए थे वही तो ऑप्शन है सी नंबर। कॉपी निकालो। हाँ प्रोटोप्लाज्मिक लिखा है ना, कनेक्शन बताए थे ना कि दो जो सेल होता है उन दोनों के बीच का क्या होता है यार, कनेक्शन को ही क्या बोलते हैं, प्लाज्मोडेस्माटा। समझ में आया। उसके बाद है 45 नंबर कह रहा है सेमी फ्लूइड नेचर ऑफ बायो मेम्ब्रेन हेल्प्स इन क्विक रिपेयर, प्रोवाइड डायनामिक नेचर,
गिव सेमी परमिएबल नेचर, मोर देन वन ऑप्शन इज करेक्ट। तो सेमी फ्लूइड नेचर बताए थे ना कि जो हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसका सेमी फ्लूइड या क्वासी फ्लूइड नेचर होता है, जिसके कारण यह ढीला हो जाता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ढीला हो जाता है, जिसके कारण इससे वस्तुएं आसानी से अंदर और बाहर आ सकती हैं, है ना, अंदर और बाहर आ सकती हैं। हाँ, ये नंबर होगा। रिपेयर करता है, नहीं ना जी। प्रोवाइड्स डायनेमिक नेचर, डायनेमिक नेचर क्या होता है, सुनना जरा। डायनामिक नेचर, डायनेमिक मतलब क्या होता है, चलता हुआ। क्या होता है, चलता हुआ। आपको बताया था ना प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है, इधर उधर चल सकता है उसमें, है ना, सरफेस पर चल सकता है, प्रोटीन चल सकता है, तो डायनेमिक नेचर होता है। उसके अलावा गिव सेमी परमिएबल नेचर, परमिएबल नेचर मतलब भी कौन देता है, यही देता है, सेमी परमिएबल नेचर। तो दोनों आंसर सही हो जाएंगे, तो डी आंसर हो जाएगा। 45 नंबर को इंपॉर्टेंट कर दीजिए। समझ में आया, डायनेमिक नेचर समझ में आया, क्योंकि उसमें मूव किया जा सकता है। उसके अलावा सेमी पर नेचर भी देता है सेमी परमिएबल का, जैसे यह वाटर को आने देता है, सॉलिड को आने नहीं देता है। क्लियर है, प्रोटीन आने देती है। उसके बाद है 49, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेलिस इज कंसर्न्ड विद फोटोफॉस्फोरिलेशन। ये तो दिया नहीं था भाई, 49 नहीं दिया है, ठीक है, वो दूसरा का है, माइटोकॉन्ड्रिया का क्वेश्चन है। अच्छा, एक्सरसाइज 2 में देखते हैं। एक्सरसाइज 2 में 19 नंबर, द स्ट्रक्चर दैट हेल्प सम बैक्टीरिया। ये तो नहीं बताया था, 19 नंबर कहां दिया है भाई, 19 नंबर नहीं है। कोई और बना लियो क्या आप लोग। हाँ 58 देखो, एक्सरसाइज 3 का 58 2009 में आया था। पूछ रहा है कि प्लाज्मोडेस्माटा आर, प्लाज्मोडेस्माटा क्या होता है। पहला है लोकोमोटरी स्ट्रक्चर, बी नंबर है मेम्ब्रेन्स कनेक्टिंग द न्यूक्लियस विद प्लाज्मा लेमा, कनेक्शन बिटवीन एडजेसेंट सेल, लिग्निफाइड सीमेंटेड लेयर बिटवीन सेल। क्या होगा 58 का, सी। कैसा होगा, सी होगा, कनेक्शन होता है। प्लाज्मोडेस्माटा क्या है, दो सेल के बीच का कनेक्शन। 19 एक्सरसाइज 2 वो नहीं दिया है। अच्छा हाँ, हमने 3 का देख लिया, सही है। 19 का है चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट, प्राइमरी वॉल डिमिनिश एज सेल मैच्योर। क्या कह रहा है, प्राइमरी वॉल जो होता है सेल वॉल का डिमिनिश हो जाता है, सेल मैच्योर होता है। सही बात है, पढ़ाए थे ना। उसके बाद 20 नंबर, बी नंबर, मिडिल लेमेला इज मेनली मेड अप ऑफ कैल्शियम पैक्टेट। सही है। सी नंबर, द मिडिल लेमेला ग्लूज द डिफरेंट नेबरिंग सेल टुगेदर। ये भी सही है। द सेकेंडरी वॉल इज फॉर्म ऑन आउटर साइड ऑफ प्राइमरी वॉल। 19 नंबर देखो जल्दी से, पढ़ो इसको। अमन खड़े हो जाओ, इसको पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो पहले। आपको कह रहा है रॉन्ग स्टेटमेंट कहने के लिए, आपका छूटा हुआ हो जाएगा, है ना, कोई टेंशन नहीं लेना है। जो छूट गया उसके लिए कोई टेंशन नहीं। पहला क्या है, कह रहा है कि प्राइमरी वॉल, बताया था ना सेल वॉल में क्या क्या होता है भाई, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, उसके बाद कौन सा वॉल होता है, सेकेंडरी वॉल, उसके बाद प्राइमरी वॉल। तो बताए थे प्राइमरी वॉल यंग प्लांट में होता है, लेकिन जैसे मैच्योर हो जाता है तो ये क्या होता है, नष्ट हो जाता है। ए नंबर क्या है, सही है। उसके बाद बी नंबर जो ऑप्शन है वो मिडिल लेमेला से है। मिडिल लेमेला में क्या पढ़ाया था, इज मेनली मेड अप ऑफ कैल्शियम पैक्टेट। सही है। तुम ध्यान नहीं दे रहे जी, आप ध्यान नहीं दे रहे हो। उसके बाद सी नंबर क्या है, मिडिल लेमेला ग्लू डिफरेंट नेबरिंग सेल। सही है, प्लांट सीमेंट। और डी नंबर क्या है,
सेकेंडरी वॉल इज फॉर्म ऑन आउटर साइड ऑफ प्राइमरी। प्राइमरी वॉल के कह रहा है आउटर साइड, जबकि अंदर रहता है ना, यही गलत है, यही सही है। और सारा बन गया ना आपका, ठीक है। और भी कोई क्वेश्चन है? तुम नहीं बना के लाए थे? बिल्कुल बनाना है ना इसको जी, अगले क्लास में लाओगे बना के? हाँ हाँ, परसों पूछना है, ठीक है। और अगर आपको जिज्ञासा हो कहीं और का भी, हालांकि इसमें बहुत सारा क्वेश्चन डाले हैं, इसमें समझ लो जो क्वेश्चन है ना वो आकाश, एलेन, कैरियर पॉइंट सब का क्वेश्चन है ना, मतलब मिक्सिंग है। मतलब वो सब कहां से क्वेश्चन लाया है? ये हमने बहुत सारे बुक से मिलाया हुआ है, बुक से बनाया हुआ है, ये कहीं से कॉपी नहीं है, बुक से बनाया है। एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, थोड़ा डीप क्वेश्चन है, समझ रहे हो। और इसको बनाने के बाद डीपीपी बनाओ, टेस्ट का क्वेश्चन बनाओ, उसके बाद कहीं का भी क्वेश्चन बनाने की जरूरत है, सारा हो जाएगा आपसे। हाँ बोलो। ऑप्शन कंफ्यूज, देखो समझो जरा, अभी आप स्टार्ट कर रहे हो क्लास ना, और सेल बायोलॉजी एक ऐसा चैप्टर होता है, इसमें थोड़ा सा जो ऑप्शन होते हैं थोड़ा आगे के भी होते हैं। जैसे बताया ना, माइटोकॉन्ड्रिया आपको श्वसन में पढ़ोगे, है ना, उसके बाद सेल डिवीजन पढ़ोगे तो उसमें भी सेल का कुछ कुछ क्वेश्चन आता है। तो अभी देखो सबसे बड़ी बात है, पहले अभी आपका स्टार्टिंग है, अभी आपका ब्रेन धीरे धीरे कैप्चर करेगा, ठीक है। तो अभी कंफ्यूजिंग होना है तो उसको 4 बार पढ़ो, 5 बार पढ़ो। क्वेश्चन जब भी बनाने बैठो ये समझो कि मेरा एग्जाम चल रहा है नीट का, उस तरह से अभी सोच के बैठोगे तब आपको काम आएगा। तो अभी आपको जैसे क्वेश्चन बनाने बैठोगे, कॉपी खुला होना चाहिए, एनसीईआरटी खुला होना चाहिए। क्वेश्चन बनाया, एक एक ऑप्शन पढ़ा, अब ऑप्शन नहीं मैच हो रहा है, कॉपी में देखेंगे उसको पढ़ के, नहीं हो रहा है तो फिर मेरे पास लाओगे, उसको 4 बार 5 बार पढ़ो, कॉपी से मिलाओ, उसके बाद बनेगा। तो धीरे धीरे वो कंफ्यूजन सारा खत्म हो जाएगा। और दूसरी बात, जो आपका नीट में अभी क्वेश्चन आता है वो सारा क्वेश्चन एक बार में कर लोगे। वो तो हमको पता है कि 100 क्वेश्चन देंगे तो 90 क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे जिस जिस टॉपिक का है। लेकिन हमारे असाइनमेंट में क्या है, सभी तरह का क्वेश्चन है, क्योंकि कैसा भी क्वेश्चन आएगा प्रॉब्लम ना हो। आप लोग ध्यान से देखोगे, 3rd एक्सरसाइज में आपका नीट वाला क्वेश्चन है, वो आपसे तुरंत बन जाएगा, हमको पता है। लेकिन 1 और 2 में थोड़ा सा उससे ज्यादा लेवल का है ना, तो इसीलिए उसको अच्छे से बनाओ। तब देखो ऐसा रहता तो पहले में ही हम नीट का दे देते हैं, पहले आपका माइंड को पूरा कवर करवा देते हैं, तब जाके नीट का क्वेश्चन बनाना होता है, समझ रहे? एक्सरसाइज 1 पहले बनाओगे, एक्सरसाइज 2 बनाओगे, तब नीट का। जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल वॉल का क्वेश्चन दिए, एक्सरसाइज 1 का बनाए, उसमें अलग अलग क्वेश्चन आया, कुछ नहीं बना। एक्सरसाइज 2 बनाए, उसमें भी अलग अलग बना। इन दोनों में जब माथा खपा लोगे तब नीट का क्वेश्चन बनाओगे, वो बन जाएगा। हमारा मेन उद्देश्य क्या है, नीट वाला क्वेश्चन बनाना है, ठीक है। तो अभी थोड़ा हमारा प्रॉब्लम जरूर आएगा, इसलिए क्लास में हम ज्यादा टाइम लगा करके बनाएंगे। सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि आप लोग सब कोई नहीं बनाते, जैसे ये बना के नहीं लाए, आप भी बना के नहीं लाए, और भी जो बच्चे आ रहे हैं बना के नहीं लाए, कुछ नहीं आए, तो उनको बनाना है, क्वेश्चन बनाना है। क्वेश्चन नहीं बनाओगे तो घर फोन कर देंगे आपके। क्वेश्चन सबसे ज्यादा जरूरी है और टेस्ट जरूरी है, क्योंकि रिजल्ट नहीं होगा तो फिर हमें पे दोष आएगा ना, रिजल्ट सर मेरा नंबर कम आ गया। बच्चा तो नहीं बोलता उसको लाज के मारे, क्योंकि उसको इतना पढ़ा देते हैं कि हमसे बोल ही नहीं सकता है। लेकिन गार्जियन तो ये सोचते हैं ना कि आपके पास बच्चा पढ़ा तो 70 क्वेश्चन ही क्यों सही हुआ, 80 क्यों नहीं हुआ, तो हम फिर बोलते हैं इसका क्यों सही हो गया, क्योंकि ये रेगुलर कर रहा था। खाली थ्योरी पढ़ाने से कुछ नहीं होगा, थ्योरी तो बहुत ज्यादा पढ़ा देंगे, क्वेश्चन बनाओगे तभी थ्योरी याद होगा, क्वेश्चन बना पाओगे एग्जाम में। क्वेश्चन सब लोग बना के लाओगे। मार्केट में बहुत ज्यादा कंपटीशन है, आप लोग को समझ में आना चाहिए। और भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं, उनके बच्चों से भी आपको कंपटीशन करना है, तभी ना नीट क्वालिफाई करोगे भाई। आपको कोटा के स्टूडेंट से, आपको दिल्ली के स्टूडेंट से, आपके इंडिया के स्टूडेंट से, पटना में इतने सारे इंस्टीट्यूट है, उन सब बच्चों से आपका कंपटीशन है। उस कंपटीशन को कैसे फेस करोगे? थ्योरी पढ़ोगे, एनसीईआरटी पढ़ोगे, क्वेश्चन लगाओगे तब ना। क्वेश्चन लगा लोगे, सिलेक्शन मेरे पे छोड़ दो, खाली क्वेश्चन लगाओ। चाहे आपसे बन रहा है सब
हमको 10 में एक ही क्वेश्चन बना हुआ मिलना चाहिए, 9 को हम बताएंगे, लेकिन आपको क्वेश्चन बनाना है। क्वेश्चन बनाओगे तो सिलेक्शन की गारंटी हम देते हैं, 90 ठोक के आओगे बायोलॉजी में। क्वेश्चन नहीं बनाओगे तो कैसे काम चलेगा, समझ गए? क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज का क्लास यहीं तक रहने देते हैं। ठीक है, खुश रहो, खुश रहो।